नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। घाटशिला में जीएमएम ने जीत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। सुमेश सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को 38,524 वोट से हराया। घाटशिला में इंडिया गठबंधन और जीएमएम प्रत्याशी सुमेश सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को 38,524 मतों से पराजित कर दिया है। तीसरे स्थान पर जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू रहे हैं। सुमेश सोरेन को कुल 1,04,794 वोट मिले। बता दें कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था। राज्य भर की निगाहें इस सीट पर टिकी थी क्योंकि यहाँ के मुकाबले को जेएमएम और बीजेपी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था। इस परिणाम ने यह भी साबित कर दिया है कि कुल्हान में जेएमएम की पकड़ बरकरार है। ये भी बता दें कि बाबूलाल सोरेन भाजपा नेता चंपाई सोरेन के बेटे हैं। चंपाई सोरेन की साख भी इस परिणाम से प्रभावित हुई है, ये कहा जा सकता है। झारखंड स्थापना दिवस समारोह को लेकर राजधानी में सुरक्षा टाइट, 1000 से अधिक जवान तैनात। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर पूरी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुए विस्फोट की घटनाओं को देखते हुए समारोह स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया गया है। सुरक्षा के लिए 1000 से भी ज्यादा जवानों को मोराबादी मैदान सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। मुख्य आयोजन स्थल मोराबादी मैदान की सुरक्षा 3 लेयर में की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए रांची में 3 आईपीएस अधिकारियों, आधा दर्जन डीएसपी और कई अन्य अधिकारियों की तैनाती की गई है। मुख्य समारोह दोपहर बाद शुरू होना है, लेकिन सुरक्षा जवान सुबह 6 बजे से ही पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे। पूरे मैदान की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से 2 विशेष ड्रोन समारोह स्थल के चारों तरफ निगरानी करेंगे। सुरक्षा में किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए पूरे शहर और समारोह स्थल के चारों ओर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसकी रिपोर्टिंग के लिए कंट्रोल रूम में आधा दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। सुरक्षा में रैपिड एक्शन पुलिस, जैप, जिला पुलिस, टीयर गैस टीम, फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ता, एटीएस और झारखंड जगुआर की टीमों को भी तैनात किया गया है। मैदान में प्रवेश के लिए लाइन में लगे लोगों की जांच स्पेशल ब्रांच के द्वारा मेटल डिटेक्टर से की जाएगी। चारों तरफ सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। समारोह स्थल तक जाने वाले हर वाहन की सघन चेकिंग के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जेल में नाचते कैदियों के वीडियो मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जेल आईजी तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शराब और जीएसटी घोटाला के आरोपियों का डांस करते हुए वीडियो सामने आने से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई में जेल आईजी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है, जेल में वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित डीवीआर मांगी है। यहां बता दें कि लगातार मीडिया ने जेल में नाचते कैदियों की खबर, शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और विक्की भलोटिया का जेल में नाचते वीडियो वायरल शीर्षक से सबसे पहले प्रकाशित की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद जेल आईजी के निर्देश पर जेलर और जमादार को निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ये घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं। अब इस मामले में अदालत अगले मंगलवार को सुनवाई करेगा। उस दिन जेल आईजी को तलब किया गया है। सारंडा को 3 महीने में अभयारण्य घोषित करें, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को बड़ा और सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सारंडा वन क्षेत्र को अधिकतम 3 महीने के भीतर वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाए। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान साफ कहा कि सरकार इस प्रक्रिया में वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित रखे। साथ ही स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और रेल लाइन जैसी जन सुविधाओं की निरंतरता भी सुनिश्चित की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अभयारण्य घोषित क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार द्वारा अभयारण्य क्षेत्र को घटाकर 24,941 हेक्टेयर करने के अनुरोध को ठुकरा दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार को वही पूर्व निर्धारित 31,468 हेक्टेयर क्षेत्र को ही अभयारण्य घोषित करना होगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वरन ने सरकार के रुख पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पहले सरकार ने 57,519 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया, फिर उसे 31,468 हेक्टेयर किया गया और अब उसे और घटाने की कोशिश हो रही है। न्यायमित्र ने यह भी इंगित किया था कि राज्य सरकार उन 126 खनन प्रभागों कंपार्टमेंट्स को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर करना चाहती है, जहां पहले खनन न होने का दावा किया गया था।
पिछली सुनवाई के दौरान सेल ने दलील दी कि अभयारण्य घोषित क्षेत्र में उसकी कुछ खाने आवंटित हैं, लेकिन अभी संचालन शुरू नहीं हुआ है। इस पर चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि जहां अभयारण्य हो वहां 126 कंपार्टमेंट में किसी भी तरह की खनन गतिविधि नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून की नज़र में भारत सरकार और दूसरी खनन एजेंसियों के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। धनबाद में प्रसूति की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, मुआवजे की सहमति पर मामला शांत। सराय ढेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर स्थित सावित्री अस्पताल में गुरुवार को प्रसूति की मौत के बाद परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच तनाव बढ़ गया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। हालांकि शुक्रवार को हुई बैठक में मुआवजे पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हो गया। इसके बाद मृतिका का शव पोस्टमार्टम के लिए SNMCH में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार बोकारो जिले के चंद्रापुरा निवासी 22 वर्षीय शीलू कुमारी को मंगलवार को प्रसव पीड़ा होने पर सावित्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसे अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे SNMCH धनबाद रेफर कर दिया। गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर मिलते ही गुस्साई परिजन सावित्री अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा और तोड़फोड़ करने लगे। परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। शुक्रवार को परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच बातचीत हुई, जिसमें मुआवजा देने पर सहमति बनी। इसके बाद परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को तैयार हुए। इस संबंध में अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर साधना ने कहा कि प्रसूति की मृत्यु लापरवाही के कारण नहीं, बल्कि गंभीर रक्त अल्पता यानी कि ब्लड की कमी से हुई है। उन्होंने बताया कि शीलू को A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की तत्काल आवश्यकता थी, लेकिन परिजन पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध नहीं करा सके। वहीं मृतिका के परिजनों ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने मृतिका की नवजात बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुआवजा देने पर सहमति जताई है, जिसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सहमति दी है। सावधान, झारखंड में पड़ रही है हाड़ कांपाने वाली ठंड। कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। मौसम केंद्र ने पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं शीतल लहर की चेतावनी जारी की है। फिलहाल पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। ठंड लगने से फ्लू हो सकता है, नाक से पानी आ सकता है, नाक से खून भी आ सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की संभावना रहती है। कंपकपी होने पर नजरअंदाज ना करें। ठंड का असर त्वचा पर पड़ता है, जो पीली, कठोर या सुन्न हो जाती है। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों के इस्तेमाल के अलावा त्वचा को तेल या क्रीम से मॉइस्चराइज करना जरूरी है। विटामिन C से भरपूर हरी सब्जी और फलों का सेवन करना है। मौसम केंद्र की ओर से बताया गया है कि हीटर का इस्तेमाल करते समय वेंटिलेशन सुनिश्चित करना है। सीएम को हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह के लिए मिला आमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी विधि न्याय नीरज कुमार श्रीवास्तव ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने 15 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट परिसर में आयोजित सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ हाईकोर्ट ऑफ झारखंड कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से उन्हें इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। खूंटी में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा खूंटी मुख्य पथ पर सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मुरहू थाना क्षेत्र के सिद्धू गांव निवासी 35 वर्षीय विनोद सिंह और 28 वर्षीय जगन ढोडराय के रूप में दोनों युवकों की पहचान हुई है। मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 75E पर सिद्धू मोड़ के समीप गुरुवार की रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों अविवाहित थे और पेशे से वेल्डिंग मिस्त्री थे। पुलिस एवं परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक गुरुवार को अपने घर से काम के सिलसिले में निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। मृतक दोनों युवक वेल्डिंग का काम करते थे। शुक्रवार सुबह सड़क किनारे उनके शव पड़े मिलने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना मुरहू पुलिस को तुरंत दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नोएल गॉडविन केरकट्टा सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांचोपरांत दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में स्पष्ट होता है कि दोनों युवक पैदल घर जा रहे होंगे। उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने दोनों को पीछे से धक्का मार दिया होगा। रात भर ठंड में सड़क किनारे पड़े होने के कारण मौत हो गई होगी। उन्होंने कहा कि CCTV के आधार पर गाड़ी की पहचान कराई जा रही है।
देवघर सिविल कोर्ट का फैसला, भुगतान नहीं होने तक जल संसाधन विभाग कार्यालय में तालाबंदी का आदेश। 1996 से चल रहा है मुकदमा। गुरुवार को देवघर के सिविल कोर्ट ने एक अनूठा आदेश जारी किया, जिसके बाद झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग में ताला लग गया। दरअसल वर्ष 1996 में ही जल संसाधन विभाग में निविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को बिना कारण हटाया गया था, जिसके बाद सभी कर्मचारी अपने हक, अधिकार और बकाया पैसों के लिए कोर्ट गए थे। करीब 20 वर्ष तक कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद वर्ष 2014 में देवघर श्रम न्यायालय ने निविदा कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया। निविदा कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया कि सभी के बकाया पैसों का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। श्रम न्यायालय के खिलाफ जल संसाधन विभाग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया गया। कोर्ट के आदेश के बावजूद जल संसाधन विभाग ने पिछले 10 वर्षों में किसी भी कर्मी का पैसा भुगतान नहीं किया, जिसके बाद देवघर सिविल कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश दिया कि जब तक निविदा कर्मियों का भुगतान न हो जाए तब तक देवघर के जल संसाधन विभाग के कार्यालय में ताला लगाया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कराई और जल्द से जल्द अपने बकाये पैसों के भुगतान की मांग की। बता दें कि जल संसाधन विभाग में सभी कर्मचारी पंप खलासी, ड्राइवर, नाइट गार्ड, चपरासी जैसे पद पर कार्यरत थे। विभाग ने अचानक एक आदेश निकालकर इन सभी को एक दिन के अंदर नौकरी से निकाल दिया था और उनके बकाया वेतन को भी नहीं दिया था। इसके बाद इन सभी ने कोर्ट में अपने हक के पैसों की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। शिक्षकों में प्रशासन का भय समाप्त हुआ। 4 विश्वविद्यालय में वीसी के लिए 5 माह पहले मांगे थे आवेदन, पर नियुक्ति नहीं। झारखंड के 4 प्रमुख विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी इन दिनों बिना स्थायी कुलपति के संचालित हो रहे हैं। आवेदन मांगे जाने के 5 माह से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया अभी तक फाइलों में अटकी हुई है। राज्यपाल द्वारा गठित सर्च कमेटी ने इसी साल 25 मई तक आवेदन आमंत्रित किए थे, किंतु उसके बाद से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इसका सीधा असर न केवल विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक संचालन पर पड़ा है, बल्कि छात्रों के भविष्य, शिक्षकों के प्रमोशन और वित्तीय योजनाओं तक पर ठहराव की स्थिति बन गई है। वर्तमान में चारों विश्वविद्यालय प्रभारी कुलपतियों के भरोसे चल रहे हैं। उन्हें केवल रूटीन कार्यों की अनुमति है, जबकि नीतिगत निर्णय, वित्तीय प्रस्ताव और दीर्घकालिक योजनाएं उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गई हैं। कई प्रकार के संस्थागत निर्णय नहीं लिए जा पा रहे हैं। नतीजतन विश्वविद्यालयों का विकास कार्य लगभग ठप है। कई कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और मरम्मत कार्य अधर में लटके हुए हैं। रांची विवि में डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा का कार्यकाल जुलाई 2023 में पूरा होने के बाद से यहां पद खाली है। कोल्हान विवि में डॉक्टर कामिनी कुमार का 2023 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद से पद खाली है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में डॉक्टर विजय सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से पद खाली है। विनोबा भावे विवि में डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के रांची विवि के वीसी बनाए जाने के बाद से प्रो वीसी का पद खाली है। विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति पद का अभाव शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग और परीक्षा संचालन पर प्रत्यक्ष असर डाल रहा है। सत्र लगातार पिछड़ रहे हैं और परीक्षाएं तय समय पर नहीं हो पा रही हैं। कई बार छात्रों ने इसको लेकर आंदोलन भी किया है। अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, अधिकारी कब तक विभागों से परामर्श का खेल खेलेंगे, 3 सप्ताह में लागू करें नियमावली। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को झारखंड अभियंत्रण नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली लागू करने की मांग को लेकर डिप्लोमा अभियंता संघ की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस AK राय की अदालत ने अब तक नियमावली लागू नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार और कार्मिक विभाग के सचिव प्रवीण टोपो अदालत में उपस्थित हुए। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नियमावली पर कैबिनेट सचिव द्वारा कई बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज की गई थी। इसके निराकरण के लिए 4 सप्ताह का समय देने की मांग की गई। अदालत ने 4 सप्ताह का समय देने से इनकार करते हुए 3 सप्ताह में नियमावली बनाकर लागू करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर नियमावली लागू करने में टालमटोल कर रही है। कभी विधि विभाग से तो कभी महाधिवक्ता से और कभी वित्त विभाग से परामर्श लेने का बहाना बनाया जा रहा है। अदालत ने सख्त लहजे में पूछा कि परामर्श का यह खेल कब तक चलता रहेगा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने 3 सप्ताह में सभी विभागों से परामर्श लेकर अभियंत्रण नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली लागू करने का निर्देश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। मालूम हो कि पूर्व में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली का संशोधित ड्राफ्ट JPSC को मंतव्य के लिए भेजा गया है। इस पर अदालत ने JPSC को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। JPSC की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट में कुछ त्रुटियां हैं। इस मामले पर दोबारा मंतव्य मांगा गया है। इस पर महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से अदालत को बताया गया कि ड्राफ्ट की त्रुटियों को चिन्हित
संशोधित करके उन्हें सुधार दिया गया है। उस ड्राफ्ट को फिर से मंतव्य के लिए जेपीएससी को भेजा गया है, जो उन्हें प्राप्त भी हो गया है। जेपीएससी से जैसे ही मंतव्य आता है उसके बाद नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को पहाड़ तोड़ने और वनों की कटाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी सिया को उन माइनिंग लीजधारियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है जो एनवायरमेंटल दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। झारखंड के 516 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, हार्ट किडनी समेत गंभीर इलाज के लिए 1,69,00,000 मंजूर। झारखंड पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों और उनके निकट परिजनों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की है। झारखंड पुलिस सहाय एवं कल्याण कोष से 516 पुलिसकर्मियों को 1,69,00,000 रुपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है। ये राशि मुख्य रूप से हार्ट सर्जरी, किडनी के इलाज सहित अन्य महंगी चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए मंजूर की गई है। ये सहायता उन पुलिसकर्मियों को दी जा रही है जिन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पुलिस मुख्यालय में आवेदन दिया था। पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक में सभी आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके बाद झारखंड पुलिस सहाय एवं कल्याण कोष से पुलिसकर्मियों के साथ साथ उनके निकट परिजनों को भी चिकित्सा के लिए अलग अलग राशि स्वीकृत की गई। झारखंड पुलिस मुख्यालय को कुल 602 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 516 को स्वीकृति प्रदान की गई। डीजीपी के आदेश पर डीआईजी बजट ने राशि मुक्त करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। ये राशि उन संबंधित जिलों के एसपी और पुलिस के विभिन्न विंगों को भेजी जाएगी जहां वर्तमान में लाभुक पुलिसकर्मी तैनात हैं। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची सजी सांस्कृतिक रंगों में शहर की दीवारों पर उकेरी जा रही है राज्य की पारंपरिक पहचान। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची इस बार विशेष रंगों में रंग चुकी है। राज्य सरकार इस वर्ष स्थापना दिवस को खास बनाने की तैयारी में जुटी है और इसी क्रम में शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम स्थल मोराबादी मैदान में 15 और 16 नवंबर तक भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जहां झारखंड की कला, संस्कृति, इतिहास और विकास यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही मुख्य समारोह भी यहीं आयोजित की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। स्थापना दिवस से ठीक पहले शुक्रवार को राजधानी रांची के विभिन्न हिस्सों में वॉल पेंटिंग अभियान चलाया गया। इन वॉल पेंटिंग्स में झारखंड की पारंपरिक कला और सांस्कृतिक विरासत को बड़े ही कौशल और सृजनात्मकता के साथ चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। शहर की दीवारें अब सिर्फ दीवारें नहीं रह गई, बल्कि एक जीवंत कैनवस बन गई हैं, जहां झारखंड की संस्कृति, परंपरा और लोक कला बोलती हुई नजर आ रही हैं। इन चित्रों में सोहराय, खोवड़ाई, जापानीज स्वराज पेंटिंग स्टाइल, आदिवासी जीवन शैली, वन्य जीव, लोक नृत्य और पारंपरिक प्रतीक जैसी कई कलात्मक झलकियां देखने को मिल रही हैं। कलाकारों ने झारखंड की धरती, जनजातीय संस्कृति, लोक कथाओं और प्रकृति से जुड़े भावों को इतनी खूबसूरती से रंगों में पिरोया है कि राह चलते लोग भी आकर्षित हो रहे हैं। स्थापना दिवस को लेकर शहर में उत्सव जैसा माहौल है। मोरहाबादी में लगने वाली प्रदर्शनी में इस बार विशेष आकर्षण के तौर पर हस्तशिल्प, आदिवासी कलाकृतियां, स्थानीय उत्पाद, सरकारी विभागों की उपलब्धियां और विकास से जुड़े मॉडल भी शामिल होंगे। इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और प्रदर्शनी भी झारखंड की पहचान को और निखारेगी। सरकार का उद्देश्य इस वर्ष स्थापना दिवस को सिर्फ एक औपचारिक आयोजन न रखते हुए उसे जन भागीदारी और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ना है। इसी कारण वॉल पेंटिंग का ये स्वरूप आम नागरिकों को भी झारखंड की संस्कृति के साथ जोड़ रहा है। कुल मिलाकर रांची इन दिनों रंगों, कलाओं और संस्कृति के उत्सव में डूबी हुई है। स्थापना दिवस के मौके पर शहर की दीवारें और मोराबादी का मैदान झारखंड की जीवंत पहचान को एक नए रूप में पेश कर रहा है। देवघर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर महादेवन, बैद्यनाथ धाम में परिवार संघ की पूजा। देवघर जिले के बाबा मंदिर में आए दिन वीआईपी और खास लोग पूजा करने पहुंचते हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर महादेवन भी देवघर पहुंचे हैं। देवघर पहुंचने के बाद जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। जस्टिस आर महादेवन गुरुवार देर शाम को ही देवघर पहुंच गए थे और रात्रि विश्राम के बाद वो सुबह में मंदिर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के नाते मंदिर में प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा गया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए गए। जस्टिस आर महादेवन के पूजा करने के दौरान थोड़ी देर के लिए आम लोगों को पूजा करने से रोक दिया गया था। जस्टिस आर महादेवन के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। दोनों ने पहले तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से संकल्प किया, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर पूरे देश और अपने जनों के बेहतर भविष्य की कामना की। पूजा करने के बाद देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने न्यायाधीश को सम्मान देते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट की। पूजा के बाद न्यायाधीश महादेवन को सर्किट हाउस में विश्राम के लिए लाया गया, जहां से वो देर शाम तक देवघर
से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जस्टिस महादेवन के आने से पहले ही पुलिसकर्मियों की तैनाती मंदिर परिसर में कर दी गई थी। जिले के सभी पदाधिकारी मंदिर में मौजूद थे। उन्हें न्यायाधीश के आगमन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया था। वहीं बिहार में मतगणना को देखते हुए सुरक्षा को लेकर सर्किट हाउस और एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। इसलिए जिला प्रशासन पूरे शहर में विशेष निगरानी बनाकर रखी हुई है। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने वेलकम डिस्टिलरी के मालिक राकेश जायसवाल को किया गिरफ्तार। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला केस में एसीबी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारी राकेश जायसवाल को गिरफ्तार किया है। राकेश जायसवाल वेलकम डिस्टिलरी के मालिक हैं। छत्तीसगढ़ से राकेश जायसवाल को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में एसीबी ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, तत्कालीन सचिव विनय चौबे सहित 13 लोगों पर नामजद एफआईआर कराया गया है। इस केस में पहली गिरफ्तारी वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे की हुई थी। एसीबी की एफआईआर में कहा गया है कि 2 प्लेसमेंट एजेंसियों की फर्जी बैंक गारंटी के अधिकारियों ने जांच तक नहीं की, जिसकी वजह से 38.44 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। बैंक गारंटी के संबंध में संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि ये बैंक गारंटी ना तो बैंक द्वारा निर्गत किया गया है और न ही इस पर प्रयुक्त लेटर हेड सिग्नेचर बैंक से संबंधित है। इसके बाद भी इन प्लेसमेंट एजेंसियों पर कार्रवाई नहीं की गई। नियमानुकूल रिकवरी नहीं होने पर मेसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पर मार्च 2025 तक 12 करोड़ 98 लाख 18,405 रुपए और मेसर्स मार्शन इनोवेटिव्स सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मार्च 2025 तक 25 करोड़ 46 लाख 66,313 रुपए की देनदारी होने की बात सामने आई है। दिल्ली विस्फोट के बाद पलामू में हाई अलर्ट, होटलों से लेकर हाईवे तक जांच अभियान जारी। दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद देश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वांटगांठ पर रांची में प्रस्तावित वीआईपी आगमन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। जिले के सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार, महत्वपूर्ण इमारतों और होटलों में लगातार सघन जांच अभियान चला रही है। पलामू के सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस टीमें हाईवे और प्रमुख सड़कों पर अचानक जांच अभियान चला रही हैं। संदिग्ध नंबर प्लेट, बिना पहचान के सामान और यात्रियों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। जिले के होटलों और लॉज में ठहरने वाले लोगों की पहचान का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस ने होटल संचालकों को बिना आईडी किसी भी व्यक्ति को कमरा न देने का निर्देश दिया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। वहीं कंट्रोल रूम से पूरे जिले की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। एसपी पलामू ने सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और किसी भी स्थिति में ढिलाई न बरतने की सलाह दी है। धनबाद में घरेलू विवाद के बाद युवक की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद थाना क्षेत्र के न्यू विष्णुपुर दुर्गा मंदिर के पास गुरुवार देर रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय नितम यादव के रूप में हुई है, जो पेशे से सुरक्षा गार्ड था। जानकारी के अनुसार बीते दिन नितम और उसकी पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर पत्नी अपनी मां को बुलाकर 1 वर्षीय बेटे के साथ मायके चली गई। परिजनों का कहना है कि रात में दोनों के बीच फोन पर लंबी कहासुनी हुई थी। इसके बाद से नितम तनाव में था। परिजनों ने घटना की जानकारी पास के थाना को दी। सूचना मिलते ही धनबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पत्नी को भी घटना की जानकारी दे दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पाकुड़ में जमीन विवाद में हुए गोलीबारी का खुलासा, पिस्तौल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित 16 गड़िया में 27 अक्टूबर को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जमीन के लेन देन को लेकर हुए विवाद में गोली चलाई थी। शुक्रवार को एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जियाउल शेख, उनके पुत्र शोएब अख्तर और अलाउद्दीन शेख शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 16 गड़िया में हुई इस घटना में कासिम अंसारी गंभीर रूप
रूप से घायल हो गए थे। गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया था। इस मामले में नगर थाना में केस संख्या 275/1025 दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने मामले की त्वरित और गहन जांच के लिए महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया था। एसआईटी ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक 7.65 mm की पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए। झारखंड राज्य की सभी महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े रहने के लिए हिंदी.क्रंच को सब्सक्राइब करें। रांची में स्वास्थ्य मुख्यालय के निकट फेंकी मिली दवाइयां, जांच के बाद होगी कार्रवाई। रांची शहर के नामकुम में राज्य के स्वास्थ्य मुख्यालय के करीब बड़ी मात्रा में दवाइयां फेंकी हुई मिली हैं। नियमों को ताक पर रखकर फेंकी गई इन दवाओं को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत दवाइयों को इस तरह से डिस्पोज नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसने और क्यों रात के अंधेरे में ये दवाइयां सड़क के किनारे फेंकी हैं, ये सवाल बना हुआ है। टीम जब मौके पर पहुंची तो बड़ी संख्या में दवाइयां फेंके जाने की तहकीकात की। इस दौरान ये देखने को मिला कि सभी दवाइयां एक निजी कंपनी की हैं। वहीं इसमें बड़ी मात्रा में कफ सिरप, आई ड्रॉप, विटामिन की दवाइयों के साथ साथ एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन भी हैं। इसमें से कई दवाइयां एक्सपायर्ड है तो कई के एक्सपायरी में अभी 2 से 3 महीने का समय बाकी है। कोई भी CNF दवाइयां के डिस्पोजल मेडिकल डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट में होना चाहिए। इस तरह से दवाओं को फेंकना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी है। ड्रग इंस्पेक्टर अरूप रतन ने बताया कि पूरे मामले में सैंपल लेकर जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि जिस कंपनी की दवा है उसका C&F किसके पास है। वहीं स्थानीय मंटू लाला ने बताया कि रात के अंधेरे में ये काम किया गया है। उन्होंने कहा कि 3-4 साल पहले भी इसी तरह की घटना घटी थी। झारखंड की महिला और पुरुष चौक बॉल टीम घोषित। झारखंड राज्य चौक बॉल संघ ने 18 से 19 नवंबर 2023 को कटक, उड़ीसा में होने वाली द्वितीय पूर्वीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय ईस्ट जोन चौक बॉल प्रतियोगिता के लिए महिला और पुरुष टीमों की घोषणा कर दी है। ये प्रतियोगिता जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगी। दोनों टीमें 16 नवंबर को हाटिया रेलवे स्टेशन से कटक के लिए रवाना होंगी। महिला टीम की कप्तान अमिका कुमारी होंगी। टीम में अंकिता कुमारी, आशा कुमारी, सिमरन कुमारी, जूही कुमारी, रागिनी कुमारी और बिन्नी कुमारी शामिल है, जो जयपाल सिंह स्टेडियम ट्रेनिंग सेंटर रांची से हैं। इनके अलावा नेहा कुमारी और संगीता कुमारी कस्तूरबा गांधी स्कूल तथा अंजू कुमारी को चुना गया है। टीम की कोच ब्रजेश गुप्ता होंगी। पुरुष टीम की कमांड अंदीप कुमार के हाथ में होगी। इनके साथ प्रियांशु जोन तिर्की और राहुल राज जयपाल सिंह स्टेडियम ट्रेनिंग सेंटर रांची से टीम में शामिल हैं। वहीं दिलीप कुमार गोप, कुलदीप अहीर, ज्योति प्रकाश महतो, खुदीराम अहीर और नामबेंदु कुमार महतो जो सिल्ली रांची से हैं, टीम का हिस्सा हैं। पुरुष टीम के कोच संजीव कुमार महतो हैं। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।